अली खान, आवाज नीचे। क्यों किया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों किया? मलिक साहब का एक्सीडेंट हो गया। क्या? तुम्हारी जिंदगी इतनी तंग कर दूंगा कि मौत की दुआ मारोगी और मौत नहीं आएगी तुम्हें। ये सब कुछ मैंने एलिया के कहने पर की। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि मेरा का कोई मामू है। आशिकी ने ली कैसी अंगड़ाई, ये दिल बन बैठा तेरा शयदाई। तो समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। अगर मोहम्मद यार ने अली के सामने अपनी ज़बान खोल दी तो सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए दादी। सब खत्म का मतलब समझती हो ना? बचोगी तुम भी नहीं। मैं ही तुम्हें रोक ली थी और मुझसे रोका नहीं गया। कहीं नजर भी आता है ना, वही मार देना उससे। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रूह खींच ली हो। तुम्हारी जान लेना चाहता हूँ। इतना तड़पते तड़पते तुम्हें मरते हुए देखना चाहता हूँ। तो कुछ सुकून मिलेगा मुझे। मैं कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करता, बस कर जाता हूँ। आइंदा नहीं, आखिरी बार। इसका ख्याल रखो। आशिकी ने ली कैसी अंगड़ाई, ये दिल बन बैठा तेरा शयदाई। मुलाकात जहां एलिया खुद अपने मुंह से इकरार करती है कि उसने मिराल के वालिदैन को क्यों मरवाया। एलिया एक इतनी शातिर और मंसूबा साज औरत है जिसने सालों तक अपने जराइम को छुपाए रखा। वो अचानक इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है कि अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने अपना सारा कच्चा चिट्टा खोल कर रख दे। एलिया इस वक्त ना मंतक के तहत काम नहीं कर रही, वो तकब्बुर के ज़ेरे असर है। वो अली को अपना राज इसलिए नहीं बता रही कि वो उससे हमदर्दी रखती है या उससे कोई गलती हो रही है, बल्कि वो ये इकरार करके अली की बेबसी का लुत्फ उठाना चाहती है। बल्कि ताकत का मुजाहिरा था। वो अली को ये बताना चाहती थी कि उसकी औकात एलिया के सामने कुछ भी नहीं। उसे एक नफ्सियाती बर्तरी साबित करनी थी कि देखो मैंने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एलिया की पूरी तवज्जो इस वक्त सिर्फ अली की बेबसी पर मरकूज थी। उसने याकूब को, जो इस पूरी गुफ्तगू को अपने फोन पर रिकॉर्ड कर रहा था, मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। इसके नजदीक याकूब की हैसियत एक बेजान शय या फर्नीचर के एक टुकड़े से ज्यादा नहीं थी। उसका गरूर उसे ये मानने ही नहीं देता कि याकूब जैसा कोई मामूली किरदार उसकी तबाही का सबब बन सकता है। मतलब तकब्बुर आपकी बिनाई नहीं छीनता, बल्कि आपका जाविया निगाह इतना महदूद कर देता है कि आपको सिर्फ अपनी ताकत नजर आती है। 100% दुरुस्त। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और यही वो अंधापन है जिसने याकूब को वो मौका दिया कि वो एक ऑडियो फाइल के जरिए एलिया की मौत के परवाने पर दस्तखत करवा ले। बिल्कुल, लेकिन कहानी अभी यहाँ रुकती नहीं है। एलिया, जो इस बात से मुकम्मल बेखबर है कि उसका राज रिकॉर्ड हो चुका है, वो अपने वार का अगला मरहला शुरू करती है। हाँ, और ये मरहला जिस्मानी नहीं बल्कि खालिसतन नफ्सियाती है। एलिया मिराल को कॉल करती है और उसे एक ऐसा झूठ बोलती है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है।
वो लम्हा बहुत तकलीफ दे था जब मिराल को वो कॉल आती है। वो कहती है कि उनका असल दुश्मन कोई और नहीं बल्कि अली खान है। अब मेरा सवाल यहाँ ये है कि एलिया ने अली को रास्ते से हटाने के लिए कोई किराए का कातिल क्यों नहीं भेजा? उसने मिराल को इस्तेमाल करने का इतना पेचीदा और तवील रास्ता क्यों चुना? अगर एलिया सिर्फ अली को जिस्मानी तौर पर खत्म कर देती तो अली एक मजलूम या हीरो बनकर मरता और वो मिराल के दिल में हमेशा के लिए जिंदा रहता। सही बात है। एलिया को सिर्फ अली की जान नहीं चाहिए थी, उसे अली की वो हैसियत खत्म करनी थी जो वो मिराल की जिंदगी में रखता था। वो जानती है कि जब तक अली और मिराल एक साथ हैं, वो दोनों एक दूसरे की ताकत हैं। तो उसने मिराल के जहन में शक का बीज बो दिया। हाँ, उसने मिराल की हकीकत, जिसे हम रियलिटी कहते हैं, उसे ही मस कर दिया। जब इंसान किसी शदीद सदमे से गुजर रहा हो तो उसका दिमाग हकायक को परखने की सलाहियत खो देता है। और वो उस कहानी पर यकीन कर लेता है जो उसे सबसे पहले सुनाई जाए। जी, और जो सबसे ज्यादा यकीन दहानी के साथ सुनाई जाए। मिराल के साथ यही हुआ। उसने अपने घर का सामान तोड़ा और अली के लिए दरवाजा बंद कर दिया। ये मंजर बहुत तकलीफदेह था, लेकिन साथ ही ये भी जाहिर करता है कि नफ्सियाती जंग इंसान को किस तरह अंदर से खोखला कर देती है। मिराल ने दरवाजा लॉक करके सिर्फ एक कमरा बंद नहीं किया था। बिल्कुल, उसने अली की वो वाहिद पनाहगाह छीन ली जो उसे इस सारी लड़ाई में खड़ा रखे हुए थी। हाँ, लेकिन अगर हम इस सूरत हाल पर गौर करें तो ये वहम का जाल बहुत मजबूत था। उसको तोड़ने के लिए महज दिलासे की जरूरत नहीं थी। और यही दादी की एंट्री होती है। हाँ, दादी की एंट्री। और वो अली को दिलासा देने के बजाय उसके अंदर के गुस्से को जगाती हैं। दादी का किरदार यहाँ एक रिवायती बुजुर्ग का नहीं है जो सिर्फ रोते हुए को चुप करवा दे। बिल्कुल, उनका डायलॉग तो कमाल था। दादी जानती है कि अली इस वक्त लर्न्ड हेल्पलेसनेस या सीखी हुई बेबसी की कैफियत में जा चुका है। सीखी हुई बेबसी? हाँ, ये वो हालत होती है जहाँ इंसान को लगने लगता है कि वो कुछ भी कर ले हालात नहीं बदलेंगे, इसलिए वो कोशिश ही तर्क कर देता है। ओह, अच्छा, जैसे वो हार मान लेता है। बिल्कुल। दादी का ये कहना कि जब भी एलिया नजर आए वो उसकी आज़ादी का आखिरी दिन होना चाहिए, दरअसल अली को उस बेबसी के खोल से बाहर निकालने का एक नफ्सियाती झटका था। यार, ये तो कमाल का तजस्सुब है। दादी ने उसे याद दिलाया कि जुल्म सहना तकदीर नहीं है बल्कि एक इंतखाब है। बिल्कुल, और एक्शन लेना जरूरी है। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि बाज़ औक़ात हमदर्दी इंसान को कमज़ोर करती है, जबकि एक सख्त और वाज़े मकसद इंसान को दोबारा खड़ा कर देता है। और यहीं से कहानी उस मरहले में दाखिल होती है जिसे हम सच्चाई की ताकत कह सकते हैं। क्योंकि नफ्सियाती हीरा फेरी और तन्हा करने की ये सारी हिकमत अमली तब तक ही कामयाब है जब तक शिकार को हकीकत का इल्म ना हो। बिल्कुल, सच्चाई सामने आते ही सब बिखर जाता है। याकूब मिराल के पास पहुंचता है और उसे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता है। वो रिकॉर्डिंग जिसमें एलिया के एतराफ के साथ साथ अली की बेगुनाही का सबूत भी मौजूद है। और उसके बाद मिराल का जो रद्द अमल होता है वो देखने लायक था। वो फौरन अपनी स्कूटी निकालती है और सीधी अली के घर पहुंच जाती है। मिराल के दिमाग में ना दो मुतजाद बातें चल रही थीं। एक तरफ उसकी वो मोहब्बत और एतबार था जो उसने हमेशा अली पर किया था, और दूसरी तरफ एलिया का वो झूठ था जिसने अली को कातिल बनाकर पेश किया। तो दिमाग इन दोनों चीजों के बीच फंस जाता है। हाँ, दिमाग इस तजाद की वजह से मफलूज हो जाता है। इंसान कोई फैसला नहीं कर पाता और बेबसी में सामान तोड़ने या खुद को बंद करने जैसे गैर इरादी अमल करता है। ओह, तभी वो कमरे में बंद होकर चीजें तोड़ रही थी। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही याकूब ने वो रिकॉर्डिंग सुनाई वो तजाद खत्म हो गया। झूठ की दीवार गिरते ही मिराल का दिमाग उस मफलूज हालत से निकलकर फौरन एक्शन की हालत में आ गया। मिराल इतने अरसे से एलिया की बातों में क्यों आ रही थी? मतलब क्या वो इतनी बेवकूफ थी कि उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था? एलिया ने मिराल के साथ बिल्कुल यही किया था। उसने मिराल के जहन में अली खान के खिलाफ एक ऐसा बयानिया, एक ऐसा नैरेटिव बिठा दिया था कि मिराल को अपना हर खैर ख्वाह अपना दुश्मन लगने लगा था। एलिया वाकई वो मालवेयर थी जिसने मिराल के दिमाग के डिफेंस मैकेनिज्म को हाईजैक करके अली खान के खिलाफ इस्तेमाल किया। जब मिराल वो फुटेज देखती है ना, तो उसे सिर्फ ये नहीं पता चलता कि इलिया कातिल है, बल्कि उस पर यह भी इंकिशाफ होता है कि उसने खुद अपनी मर्जी से अपने सबसे बड़े दुश्मन पर अंधा एतमाद किया और अपने सच्चे मुहाफिज को यानी अली खान को ठुकराया। ये एहसास तो बहुत तकलीफदेह होगा। बहुत ज्यादा।
उस लम्हे जो निदामत और गुस्सा पैदा होता है वो इंसान की बर्दाश्त से बाहर होता है। लेकिन सच्चाई उसे एक वाज़ेह रास्ता दिखाती है, चाहे वो रास्ता कितना ही तकलीफदा क्यों ना हो। वो अब एक रोती हुई उलझी हुई लड़की नहीं रही। वो एक ऐसे इंसान में बदल गई जिसका हदफ बिल्कुल वाज़ेह है, और यही वो मुकाम है जहां साजिश करने वालों की उल्टी गिनती शुरू होती है। हाँ, क्योंकि जब इस्तेहकाल का शिकार होने वाले लोग सच्चाई की बुनियाद पर आपस में मिल जाते हैं तो वो सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। एलिया की तन्हा करने वाली हिकमत अमली नाकाम हो चुकी थी और अब उसे इन दोनों की मुश्तरका ताकत का सामना करना था। और यही वो गुस्सा है जो मिराल को एक इंतहाई बेवकूफाना कदम उठाने पर मजबूर करता है कि वो एलिया से बदला लेने निकल पड़ती है। जे एलिया के पास जाती है और रास्ते में ही शहरोज मुनव्वर के बंदे उसे अगवा कर लेते हैं। शहरोज उसे किसी सुनसान गोदाम या किसी फैक्ट्री में कैद नहीं करता, बल्कि उसे उसी के वालिदैन के घर ले जाता है। अली खान किसी तरह मिराल को बचा लेता है और इस सब में शहरोज मुनव्वर के पैर पर गोली लगती है और बाद में हमें पता चलता है कि वो हमेशा के लिए अपाहिज हो गया है। कहानी में एलिया को तो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उसके हाथों में हथकड़ियां लग जाती हैं, यानी हम कह सकते हैं कि इंसानी कानून अपना काम कर देता है। बिल्कुल, उसे जमीनी सजा मिल जाती है। याकूब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है और अली खान को बताता है कि मलिक हशमत जिस प्राइवेट जहाज में भागा था वो क्रैश हो गया है और हशमत मारा गया है। मिराल की अचानक तबीयत खराब होती है और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर मुस्कुराते हुए बताता है कि वो हामिला है। दादी को जब फोन पर ये खबर मिलती है तो उनकी खुशी तो दीदनी होती है। वो तो खुशी से झूम उठती हैं। मलिक हशमत और एलिया के मकासद क्या थे? वो तो सब कुछ खत्म करना चाहते थे। वो मौत बांट रहे थे। उन्होंने अली खान के वालिदैन को मारा। वो अली खान की जिंदगी और उसके वजूद को ही मिटाना चाहते थे। उनका असल हदफ एक पूरी नस्ल का खात्मा था। ये इस बात का खत्मी ऐलान है कि विलन जिस वजूद को ख़त्म करना चाहता था वो ना सिर्फ बच गया है बल्कि उसने एक नई जिंदगी को जन्म देकर मौत के फलसफे को ही शिकस्त दे दी है। नया बच्चा इस बात की अलामत है कि जुल्म और तबाही का जो साइकिल चल रहा था वह मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। ये सिर्फ एक हीरो और हीरोइन की जाती जीत नहीं है, ये तबाही के ऊपर तख्लीक की फतह है। क्या कमाल की बात की आपने। हमने देखा कि शदाई सिर्फ एक शख्स के इंतकाम की कहानी नहीं थी। जी नहीं, ये उस सफर की कहानी थी कि कैसे एक इंसान का जहन मैनिपुलेशन के मॉलवेयर से निकलकर हकीकत का सामना करता है, कैसे एक जालिम का गुरूर उसी के नाकारा जिस्म में कैद हो जाता है और कैसे नामुकम्मल इंसानी कानून की जगह कायनात का निजाम अपना फैसला सुनाता है। अली याकूब के साथ पुलिस स्टेशन जाता है, रिकॉर्डिंग पेश करता है और पुलिस एलिया को गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। वो गिरफ्तारी का मंजर भी बहुत जबरदस्त था। हाँ, लेकिन इस गिरफ्तारी के मंजर में जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात थी वो एलिया का रद्द अमल था। जैसे ही उसके हाथों में हथकड़ियां लगती हैं और उसे एहसास होता है कि अब वो नहीं बच सकती, वो एक सेकंड जाया किए बगैर अपने सगे भाई का राज उगल देती है। बिल्कुल, वो मलिक हशमत का राज पुलिस के सामने उगल देती है कि अली के वालिदैन का कत्ल किसी ने करवाया। यानी एलिया ने जब देखा कि उसका अपना बचाव मुमकिन नहीं तो उसने सोचा कि मैं अकेली क्यों सजा को भुगतूं। बिल्कुल, उसने यही सोचा। अगर मेरा इक्तिदार खत्म हो रहा है तो मेरे भाई का इक्तिदार भी कायम नहीं रहना चाहिए। उसने मुल्क हशमत को बचाने की कोई कोशिश नहीं की क्योंकि उनके दरमियान कभी कोई वफादारी थी ही नहीं। एक छोटा सा मोहरा गिरा, उसने एलिया को गिराया और एलिया के गिरने की रफ्तार और दबाव ने मुल्क हशमत को भी जमीन बोस कर दिया। ये एक हैरान अंगेज जंजीरी अमल था। वाकई एक छोटी सी ऑडियो क्लिप ने दहाइयों पर महीद दो अलग अलग जराइम के नेटवर्क्स को एक ही झटके में बेनकाब कर दिया। और अंजाम, दोनों बहन भाई जेल की सलाखों के पीछे उम्र कैद की सजा काटते हुए। और इस सारी तबाही के बाद कहानी का इख्तिताम जिस तरह अली और मिराल के एक होने पर और इस प्रपोजल पर होता है वो सिर्फ एक रिवायती हैप्पी एंडिंग नहीं है। नफ्सियाती तौर पर यह इस बात का सबूत है कि हेरा फेरी और झूठ से बनाए गए रिश्ते दबाव पड़ने पर टूट जाते हैं, लेकिन जो रिश्ते सच्चाई और एक दूसरे पर यकीन की बुनियाद पर खड़े होते हैं वो बदतरीन सदमात के बाद भी दोबारा जुड़ने की सलाहियत रखते हैं।
आज के लिए हमारी ये गहरी गुफ्तगू إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم आवाज नीचे क्यों किया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्यों किया मलिक साहब का एक्सीडेंट हो गया हमारी जिंदगी इतनी तंग कर दो कि मौत की दुआ मारोगे और मौत नहीं आएगी तुम्हें ये सब कुछ मैंने एलिया के कहने पर की। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि मेरा का कोई मामू है। आशिकी ने ली कैसी अंगड़ाई ये दिल बन बैठा तेरा शैदाई। तो समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। अगर मोहम्मद यार ने अली के सामने अपनी ज़बान खोल दी तो सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए दादी। सब खत्म का मतलब समझती हो ना। बचोगी तुम भी नहीं। मैं ही तुम्हें रोक लेती और मुझसे रोका नहीं गया। कहीं नजर भी आता है ना वही मार देना उससे। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रूह खींच ली हो।
तुम्हारी जान लेना चाहता हूँ। इतना तड़पते तड़पते तुम्हें मरते हुए देखना चाहता हूँ, तो कुछ सुकून मिलेगा मुझे। मैं कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करता, बस कर जाता हूं। आइंदा नहीं, आखिरी बार। इसका ख्याल रखो। ली कैसी अंगड़ाई, ये दिल बन बैठा तेरा शैदा। वो मुलाकात जहां एलिया खुद अपने मुंह से इकरार करती है कि उसने मिराल के वालिदैन को क्यों मरवाया। एलिया एक इतनी शातिर और मंसूबा साज औरत है जिसने सालों तक अपने जराइम को छुपाए रखा। वो अचानक इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है कि अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने अपना सारा कच्चा चिट्टा खोल कर रख दे। एलिया इस वक्त ना मंतक के तहत काम नहीं कर रही, वो तकब्बुर के जेरे असर है। वो अली को अपना राज इसलिए नहीं बता रही कि वो उससे हमदर्दी रखती है या उससे कोई गलती हो रही है, बल्कि वो ये इकरार करके अली की बेबसी का लुत्फ उठाना चाहती है। बल्कि ताकत का मुजाहिरा था। वो अली को ये बताना चाहती थी कि उसकी औकात एलिया के सामने कुछ भी नहीं। उसे एक नफ्सियाती बर्तरी साबित करनी थी कि देखो मैंने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एलिया की पूरी तवज्जो इस वक्त सिर्फ अली की बेबसी पर मरकूज थी। उसने याकूब को, जो इस पूरी गुफ्तगू को अपने फोन पर रिकॉर्ड कर रहा था, मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। इसके नजदीक याकूब की हैसियत एक बेजान शय या फर्नीचर के एक टुकड़े से ज्यादा नहीं थी। उसका गरूर उसे ये मानने ही नहीं देता कि याकूब जैसा कोई मामूली किरदार उसकी तबाही का सबब बन सकता है। मतलब तकब्बुर आपकी बिनाई नहीं छीनता, बल्कि आपका जाविया निगाह इतना महदूद कर देता है कि आपको सिर्फ अपनी ताकत नजर आती है। 100% दुरुस्त। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और यही वो अंधापन है जिसने याकूब को वो मौका दिया कि वो एक ऑडियो फाइल के जरिए एलिया की मौत के परवाने पर दस्तखत करवा ले। बिल्कुल, लेकिन कहानी अभी यहाँ रुकती नहीं है। एलिया, जो इस बात से मुकम्मल बेखबर है कि उसका राज रिकॉर्ड हो चुका है, वो अपने वार का अगला मरहला शुरू करती है। हाँ, और ये मरहला जिस्मानी नहीं बल्कि खालिसतन नफ्सियाती है। एलिया मिराल को कॉल करती है और उसे एक ऐसा झूठ बोलती है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। वो लम्हा बहुत तकलीफ दे था जब मिराल को वो कॉल आती है। वो कहती है कि उनका असल दुश्मन कोई और नहीं बल्कि अली खान है। अब मेरा सवाल यहाँ ये है कि एलिया ने अली को रास्ते से हटाने के लिए कोई किराए का कातिल क्यों नहीं भेजा? उसने मिराल को इस्तेमाल करने का इतना पेचीदा और तवील रास्ता क्यों चुना? अगर एलिया सिर्फ अली को जिस्मानी तौर पर खत्म कर देती तो अली एक मजलूम या हीरो बनकर मरता और वो मिराल के दिल में हमेशा के लिए जिंदा रहता। सही बात है। एलिया को सिर्फ अली की जान नहीं चाहिए थी, उसे अली की वो हैसियत खत्म करनी थी जो वो मिराल की जिंदगी में रखता था। वो जानती है कि जब तक अली और मिराल एक साथ हैं, वो दोनों एक दूसरे की ताकत हैं। तो उसने मिराल के जहन में शक का बीज बो दिया। हाँ, उसने मिराल की हकीकत, जिसे हम रियलिटी कहते हैं, उसे ही मस कर दिया। जब इंसान किसी शदीद सदमे से गुजर रहा हो तो उसका दिमाग हकायक को परखने की सलाहियत खो देता है। और वो उस कहानी पर यकीन कर लेता है जो उसे सबसे पहले सुनाई जाए। जी, और जो सबसे ज्यादा यकीन दहानी के साथ सुनाई जाए। मिराल के साथ यही हुआ। उसने अपने घर का सामान तोड़ा और अली के लिए दरवाजा बंद कर दिया। ये मंजर बहुत तकलीफदेह था, लेकिन साथ ही ये भी जाहिर करता है कि नफ्सियाती जंग इंसान को किस तरह अंदर से खोखला कर देती है। मिराल ने दरवाजा लॉक करके सिर्फ एक कमरा बंद नहीं किया था। बिल्कुल, उसने अली की वो वाहिद पनाहगाह छीन ली जो उसे इस सारी लड़ाई में खड़ा रखे हुए थी। हाँ, लेकिन अगर हम इस सूरत हाल पर गौर करें तो ये वहम का जाल बहुत मजबूत था। उसको तोड़ने के लिए महज दिलासे की जरूरत नहीं थी। और यही दादी की एंट्री होती है। हाँ, दादी की एंट्री। और वो अली को दिलासा देने के बजाय उसके अंदर के गुस्से को जगाती हैं। दादी का किरदार यहाँ एक रिवायती बुजुर्ग का नहीं है जो सिर्फ रोते हुए को चुप करवा दे। बिल्कुल, उनका डायलॉग तो कमाल था। दादी
दादी जानती हैं कि अली इस वक्त लर्न्ड हेल्पलेसनेस या सीखी हुई बेबसी की कैफियत में जा चुका है। सीखी हुई बेबसी? हाँ, ये वो हालत होती है जहां इंसान को लगने लगता है कि वो कुछ भी कर ले हालात नहीं बदलेंगे, इसलिए वो कोशिश ही तर्क कर देता है। ओह, अच्छा, जैसे वो हार मान लेता है। बिल्कुल। दादी का ये कहना कि जब भी इलिया नजर आए वो उसकी आज़ादी का आखिरी दिन होना चाहिए, दरअसल अली को उस बेबसी के खोल से बाहर निकालने का एक नफ्सियाती झटका था। यार, ये तो कमाल का तजस्सुब है। दादी ने उसे याद दिलाया कि जुल्म सहना तकदीर नहीं है बल्कि एक इंतखाब है। बिल्कुल, और एक्शन लेना जरूरी है। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि बाज़-औक़ात हमदर्दी इंसान को कमज़ोर करती है, जबकि एक सख्त और वाज़े मकसद इंसान को दोबारा खड़ा कर देता है। और यहीं से कहानी उस मरहले में दाखिल होती है जिसे हम सच्चाई की ताकत कह सकते हैं। क्योंकि नफ्सियाती हीरा फेरी और तन्हा करने की ये सारी हिकमत अमली तब तक ही कामयाब है जब तक शिकार को हकीकत का इल्म ना हो। बिल्कुल, सच्चाई सामने आते ही सब बिखर जाता है। याकूब मिराल के पास पहुंचता है और उसे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता है। वो रिकॉर्डिंग जिसमें इलिया के एतराफ के साथ साथ अली की बेगुनाही का सबूत भी मौजूद है। और उसके बाद मिराल का जो रद्द अमल होता है वो देखने लायक था। वो फौरन अपनी स्कूटी निकालती है और सीधी अली के घर पहुंच जाती है। मिराल के दिमाग में ना दो मुतजाद बातें चल रही थीं। एक तरफ उसकी वो मोहब्बत और एतबार था जो उसने हमेशा अली पर किया था, और दूसरी तरफ एलिया का वो झूठ था जिसने अली को कातिल बनाकर पेश किया। तो दिमाग इन दोनों चीजों के बीच फंस जाता है। हाँ, दिमाग इस तजाद की वजह से मफलूज हो जाता है। इंसान कोई फैसला नहीं कर पाता और बेबसी में सामान तोड़ने या खुद को बंद करने जैसे गैर इरादी अमल करता है। ओह, तभी वो कमरे में बंद होकर चीजें तोड़ रही थी। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही याकूब ने वो रिकॉर्डिंग सुनाई वो तजाद खत्म हो गया। झूठ की दीवार गिरते ही मिराल का दिमाग उस मफलूज हालत से निकलकर फौरन एक्शन की हालत में आ गया। मिराल इतने अरसे से एलिया की बातों में क्यों आ रही थी? मतलब क्या वो इतनी बेवकूफ थी कि उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था? एलिया ने मिराल के साथ बिल्कुल यही किया था। उसने मिराल के जहन में अली खान के खिलाफ एक ऐसा बयानिया, एक ऐसा नैरेटिव बिठा दिया था कि मिराल को अपना हर खैर ख्वाह अपना दुश्मन लगने लगा था। एलिया वाकई वो मालवेयर थी जिसने मिराल के दिमाग के डिफेंस मैकेनिज्म को हाईजैक करके अली खान के खिलाफ इस्तेमाल किया। जब मिराल वो फुटेज देखती है ना, तो उसे सिर्फ ये नहीं पता चलता कि इलिया कातिल है, बल्कि उस पर यह भी इंकिशाफ होता है कि उसने खुद अपनी मर्जी से अपने सबसे बड़े दुश्मन पर अंधा एतमाद किया और अपने सच्चे मुहाफिज को यानी अली खान को ठुकराया। ये एहसास तो बहुत तकलीफदेह होगा। बहुत ज्यादा। उस लम्हे जो निदामत और गुस्सा पैदा होता है वो इंसान की बर्दाश्त से बाहर होता है, लेकिन सच्चाई उसे एक वाज़े रास्ता दिखाती है, चाहे वो रास्ता कितना ही तकलीफदा क्यों ना हो। वो अब एक रोती हुई उलझी हुई लड़की नहीं रही, वो एक ऐसे इंसान में बदल गई जिसका हदफ बिल्कुल वाज़े है। और यही वो मुकाम है जहां साजिश करने वालों की उल्टी गिनती शुरू होती है। हाँ, क्योंकि जब इस्तेहकाल का शिकार होने वाले लोग सच्चाई की बुनियाद पर आपस में मिल जाते हैं तो वो सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। इलिया की तन्हा करने वाली हिकमत अमली नाकाम हो चुकी थी और अब उसे इन दोनों की मुश्तरका ताकत का सामना करना था। और यही वो गुस्सा है जो मिराल को एक इंतहाई बेवकूफाना कदम उठाने पर मजबूर करता है कि वो इलिया से बदला लेने निकल पड़ती है। जे एलिया के पास जाती है और रास्ते में ही शहरोज मुनव्वर के बंदे उसे अगवा कर लेते हैं। शहरोज उसे किसी सुनसान गोदाम या किसी फैक्ट्री में कैद नहीं करता, बल्कि उसे उसी के वालिदैन के घर ले जाता है। अली खान किसी तरह मिराल को बचा लेता है और इस सब में शहरोज मुनव्वर के पैर पर गोली लगती है और बाद में हमें पता चलता है कि वो हमेशा के लिए अपाहिज हो गया है। कहानी में एलिया को तो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उसके हाथों में हथकड़ियां लग जाती हैं, यानी हम कह सकते हैं कि इंसानी कानून अपना काम कर देता है। बिल्कुल, उसे जमीनी सजा मिल जाती है। याकूब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है और अली खान को बताता है कि मलिक हशमत जिस प्राइवेट जहाज में भागा था वो क्रैश हो गया है और हशमत मारा गया है। लाल की अचानक तबीयत खराब होती है और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर मुस्कुराते हुए बताता है कि वो हामिला है। दादी को जब फोन पर यह खबर मिलती है तो उनकी खुशी तो दीदनी होती है। वो तो खुशी से झूम उठती हैं। मलिक हशमत और एलिया के मकासद क्या थे?
वो तो सब कुछ खत्म करना चाहते थे। वो मौत बांट रहे थे। उन्होंने अली खान के वालिदैन को मारा। वो अली खान की जिंदगी और उसके वजूद को ही मिटाना चाहते थे। उनका असल हदफ एक पूरी नस्ल का खात्मा था। ये इस बात का खत्मी ऐलान है कि विलन जिस वजूद को खत्म करना चाहता था वो ना सिर्फ बच गया है बल्कि उसने एक नई जिंदगी को जन्म देकर मौत के फलसफे को ही शिकस्त दे दी है। नया बच्चा इस बात की अलामत है कि जुल्म और तबाही का जो साइकिल चल रहा था वह मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। ये सिर्फ एक हीरो और हीरोइन की जाती जीत नहीं है, ये तबाही के ऊपर तख्लीक की फतह है। क्या कमाल की बात की आपने। हमने देखा कि शदाई सिर्फ एक शख्स के इंतकाम की कहानी नहीं थी। जी नहीं, ये उस सफर की कहानी थी कि कैसे एक इंसान का जहन मैनिपुलेशन के मॉलवेयर से निकलकर हकीकत का सामना करता है, कैसे एक जालिम का गुरूर उसी के नाकारा जिस्म में कैद हो जाता है और कैसे नामुकम्मल इंसानी कानून की जगह कायनात का निजाम अपना फैसला सुनाता है। अली याकूब के साथ पुलिस स्टेशन जाता है, रिकॉर्डिंग पेश करता है और पुलिस एलिया को गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। वो गिरफ्तारी का मंजर भी बहुत जबरदस्त था। हाँ, लेकिन इस गिरफ्तारी के मंजर में जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात थी वो एलिया का रद्द अमल था। जैसे ही उसके हाथों में हथकड़ियां लगती हैं और उसे एहसास होता है कि अब वो नहीं बच सकती, वो एक सेकंड जाया किए बगैर अपने सगे भाई का राज उगल देती है। बिल्कुल, वो मलिक हशमत का राज पुलिस के सामने उगल देती है कि अली के वालिदैन का कत्ल उसी ने करवाया। यानी एलिया ने जब देखा कि उसका अपना बचाव मुमकिन नहीं तो उसने सोचा कि मैं अकेली क्यों सजा को भुगतूं। बिल्कुल, उसने यही सोचा। अगर मेरा इक्तिदार खत्म हो रहा है तो मेरे भाई का इक्तिदार भी कायम नहीं रहना चाहिए। उसने मुल्क हशमत को बचाने की कोई कोशिश नहीं की क्योंकि उनके दरमियान कभी कोई वफादारी थी ही नहीं। एक छोटा सा मोहरा गिरा, उसने एलिया को गिराया और एलिया के गिरने की रफ्तार और दबाव ने मुल्क हशमत को भी जमीन बोस कर दिया। ये एक हैरान अंगेज जंजीरी अमल था। वाकई एक छोटी सी ऑडियो क्लिप ने दहाइयों पर महीद दो अलग अलग जराइम के नेटवर्क्स को एक ही झटके में बेनकाब कर दिया। और अंजाम, दोनों बहन भाई जेल की सलाखों के पीछे उम्र कैद की सजा काटते हुए। और इस सारी तबाही के बाद कहानी का इख्तिताम जिस तरह अली और मिराल के एक होने पर और इस प्रपोजल पर होता है वो सिर्फ एक रिवायती हैप्पी एंडिंग नहीं है। नफ्सियाती तौर पर यह इस बात का सबूत है कि हेरा फेरी और झूठ से बनाए गए रिश्ते दबाव पड़ने पर टूट जाते हैं, लेकिन जो रिश्ते सच्चाई और एक दूसरे पर यकीन की बुनियाद पर खड़े होते हैं वो बदतरीन सदमात के बाद भी दोबारा जुड़ने की सलाहियत रखते हैं। आज के लिए हमारी ये गहरी गुफ्तगू